जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे थे हमारा राजस्थान, जहाँ के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट, कल्चर सभी इसके अंदर इंक्लूड है। और हमें ये एक बेस मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जो ये क्लास 6वीं क्लास के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो भी देख सकते हैं। बाकी कंपटीशन के अंदर तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बेस है बहुत ही मजबूत होने वाला। यहाँ से हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में एक एक वर्ड, एक एक लाइन के ऊपर गौर करते हुए जाएंगे, जो हमारे सभी एग्जाम को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने परिवार का हिस्सा बनेंगे। कमेंट करके जरूर मुझे फीडबैक देंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आज हमारी क्लास है हमारा राजस्थान कक्षा 6, जहां की टॉपिक है हमारा, या अध्याय के लीजिए, अध्याय नंबर 4, जो है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है और कौन कौन से यहाँ पर स्थल हैं पुरातात्विक, जो पुरानी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है, क्या क्या यहाँ से उत्खनन के अंदर हमें मिला है। इन सभी बातों की, इन सभी चीजों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और एक बेसिक हमारा क्लियर करेंगे, एक बेस हम यहाँ से हमारा बनाकर चलेंगे, ताकि हम आगे जैसे जैसे हमारी ये क्लासें होती जाएगी, जैसे जैसे हम बिल्कुल समझने की हमारी क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी और हम फिर डीपली भी पढ़ेंगे तो भी हमें एक बार में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्थल, तो इसके अंदर सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि कौन सा युग है जो सबसे पहले आया। तो सबसे पहले प्रस्तर युग आया, यानी कि पाषाण युग। उसके बाद में ताम्र युग और सबसे लास्ट में लोहा युग। और इसी लाइन के अंदर हमारा क्वेश्चन तैयार है। आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पुरानी या सबसे पुराना युग कौन सा है, पाषाण युग, प्रस्तर युग है, या ताम्र युग है, या लोहा युग। यानी कि लोहे की खोज कब हुई, तांबे की खोज कब हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लोहे की खोज सबसे बाद में हुई और सबसे पहले प्रस्तर, पाषाण युग और मध्य के अंदर ताम्र युग आया था। अब इसके बाद में हम पता करते हैं कि ये जो प्रस्तर युग है, इसके बारे में हमें कहां से जानकारी, कहां से खोज के अंदर साक्ष्य या अवशेष मिले। उसके बाद में ताम्र में कहा मिले, लोहे के अंदर कहा मिले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, कौन से स्थान के या कौन से स्थान से हमें प्रस्तर या पाषाण युग की जानकारी मिलती है, या कौन से स्थल या कौन से अवशेष से हमें ताम्र युग की जानकारी मिलती है, या कहां से या कौन से स्थल से हमें लोहे युग की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तर युग के उपकरण ये कहां से मिले थे हमें, और कहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रस्तर युग का काल था या युग था। तो सबसे पहले है बनास नदी, गंभीरी नदी, बेड़च या आयड़ नदी। उसके बाद में चंबल, और इन नदियों की घाटियां, और यहाँ पर जो आश्रय जो बने हुए थे, इनके अंदर हमें प्रस्तर युग के उपकरण मिले हैं। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो युग था वो प्रस्तर या पाषाण युग था। ठीक है। उसके बाद में हमें ताम्र युग के अवशेष के बारे में हम पता करते हैं। तो सबसे पहले ताम्र युग के जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़, यहाँ पर हमें ताम्र युग के अवशेष मिलते हैं। तो इन 3 स्थान से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर ताम्र युग का काल था और यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता पनप रही थी। नेक्स्ट है हमारा लोहे कालीन युग। तो लोहे के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है कि लोहे का यहाँ पर प्रचलन हो गया था, या लोहे के उपकरण, औजार, वस्तुएं यहाँ पर बनने लगी थी। ये हमें पता चलता है बेराट से। बेराट काफी प्रसिद्ध है, हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में सांबर, बागोर और रेड, इन 4 स्थानों से हमें लोहे युगीन सभ्यता का पता चलता है। लोहे के उपकरण, वस्तुएं, धातुएं और औजार वगैरह, इन सभी के बारे में हमें यहाँ से इन 4 स्थान से पता चलता है। अब दोस्तों, प्राचीन जो केंद्र है सभ्यता के, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन से जगह पर कौन कौन से सभ्यता के स्थल थे, स्थान थे या केंद्र थे। सबसे पहले हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर 4 स्थान थे। कौन कौन से? पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमेल और बड़ा पोल। कौन कौन से थे? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल और बड़ा पोल। ये 4 जो स्थान है वो हनुमानगढ़ के अंदर थे। उसके बाद में बीकानेर। बीकानेर के अंदर कौन कौन से स्थल हैं जो प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें बताते हैं या जानकारी मिलती है? सबसे पहला है सौथी। बीकानेर के अंदर एक स्थल था सौथी, जहां से हमें इस युगीन
सभ्यता का हमें पता चलता है। उसके बाद में है झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर सोनारी से हमें पता चलता है। फिर सीकर, सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता थी, गणेश्वरी स्थल था जहां से हमें ताम्रयुगीन सभ्यता का पता चलता है। उसके बाद में जयपुर, जयपुर के अंदर बैराट और भरतपुर, भरतपुर के अंदर दत्त। फिर है टोंक, टोंक के अंदर रेड और नगर, टोंक के अंदर रेड और नगर दो थे जहां से हमें प्राचीन सभ्यता के केंद्र है, जहां से हमें पता चलता है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर नगरी, उदयपुर के अंदर आहड़, राजसमंद के अंदर गिलोंड और भीलवाड़ा के अंदर बागोर और बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा। ये जो सभ्यता, पुरानी सभ्यता थी, इनके बारे में हमें पता चलता है इन स्थलों से जो अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली हुई थी। अभी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कालीबंगा। हम इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी का हम जिक्र भी आगे की क्लासों के अंदर करते जाएंगे। आप पेशेंस बनाए रखें, जो पढ़ रहे हैं उसको आप बिल्कुल रिवीजन करें, एक दो बार देख लें, बुक से पढ़ें और यहाँ से बुक से पढ़ने के बाद यहाँ से आप रिवीजन करें। आपका एकदम यहाँ से जो भी कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कालीबंगा, बृहस्पति व सरस्वती नदी की जो घाटियां हैं, इनके अंदर अमलानंद घोष, जिन्होंने कम से कम 12 दर्जन इन सभ्यताओं की खोज की थी। आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि बृहस्पति और सरस्वती नदी की जो घाटियां हैं, इसके अंदर किसने सबसे पहले सभ्यताओं की खोज की? अमलानंद घोष ने कम से कम 12 दर्जन सभ्यताओं की, 12 दर्जन सभ्यताएं बहुत होती है, इनकी इन्होंने खोज की थी। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो स्थान है वो है हनुमानगढ़ के अंदर गग्गर नदी का किनारा। गग्गर नदी के किनारे के ऊपर ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये पनप रही थी हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर इसकी जो खुदाई की गई, खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन खुदाई की थी बीडी लाल व बीके थापर ने। किसने की थी? बीडी लाल, डॉक्टर बीडी लाल और बीके थापर, इन्होंने इस सभ्यता की खुदाई की थी और उसके बाद में इस सभ्यता का हमें पता चला था। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर क्या क्या हमें मिला था? नगर में ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया था इस सभ्यता के अंदर। बड़े और छोटे कमरे मिलते हैं यहाँ पर, कुछ बड़े कमरे मिलते हैं, कुछ छोटे कमरे मिलते हैं। गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी व ईंटों की नालियां मिलती है। गंदे पानी के निकास के लिए एक समुचित व्यवस्था की गई थी, एक नाली बनाकर जो ईंटों की और लकड़ी की बनाई हुई थी। चबूतरे मिले हैं यहाँ पर, जो अग्निकुंड या वेदिकाएं बनाकर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक पूजा क्रियाक्रम किया जाता था। इसके बाद में यहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। आपको अगर पूछ लिया जाए इनमें से कुछ भी किस सभ्यता से संबंध रखते हैं तो कालीबंगा। दुर्ग के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। नगर योजना थी यहाँ की, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान पाई जाती है। यानी कि जो कालीबंगा के अंदर जो नगर योजना थी या जो नगर योजना की जो सभ्यता थी, ये है जो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी, इसके समान ही यहाँ पर मिलती है। नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई भूमि का अवशेष मिलते हैं, यानी कि कृषि की हुई थी, कृषि भूमि के अवशेष मिलते हैं। नगर से बाहर जुताई की हुई थी भूमि की, उसके अवशेष मिलते हैं। गाय के मुख वाले प्याले यहाँ से मिले हैं, तांबे के बेल मिले हैं, कांसे के दर्पण और हाथी दांत का कंगा। उसके बाद में मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने, ये सारी की सारी चीजें कालीबंगा से हमें खुदाई के दौरान मिली है। आपको एक एक चीज नोट करना है और एक एक चीज याद रखना है। आपको एक दो बार रिवीजन करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में है हमारी आगाटपुर या आहड़ सभ्यता। आगाटपुर या आहड़ सभ्यता उदयपुर के पूर्व के अंदर ये फैली हुई थी और ये आहड़ या बेड़च जो नदी है उसके किनारे पर ये दो टीले पाए जाते हैं और इन दोनों टीलों के अंदर ये आहड़ या आगाटपुर सभ्यता है जो मिलती है। और इन टीलों को पुराने समय के अंदर धूलकोट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धूलकोट। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि धूलकोट किसका उपनाम है आहड़ या आगाटपुर सभ्यता का। प्राचीन नाम इसका था ताम्रवती या तांबावती। क्या था प्राचीन नाम? ताम्रवती या तांबावती। इसके बाद में 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से इसको जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से। उसके बाद में इसके अंदर छत है जो बांस और केलू की बनाई गई। बांस आप जानते हैं अच्छी तरह से, और केलू होता है मिट्टी के बनाए हुए होते हैं छोटे छोटे चौकोर के टुकड़े, जिनको छत के ऊपर लगाकर और छत बनाई जाती थी। यहाँ पर बड़े कमरे मिलते हैं जिनके बीच में बांस खड़ा करके उसके ऊपर मिट्टी या गारे से लिपाई करके बड़े कमरों को छोटे कमरों के अंदर विभक्त किया गया था। छोटे कमरों के परती बनाकर छोटे कमरे और बड़े कमरों के बीच में विभाजन किया गया था। यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे मिलते हैं।
कितने चूल्हे मिलते हैं? 4 से 6 चूल्हे। 6 चूल्हे एक ही घर के अंदर मिलते हैं, जो क्या दर्शाता है? सामूहिक भोज और एकल व्यवस्था को छोड़कर, यानी कि सामूहिक जीवन व्यापन करने की जो पद्धति है उसको यहाँ पर दर्शाता है कि सामूहिक जीवन व्यापन करते थे, यानी कि एक बड़ा परिवार है जो एक ही घर के अंदर रहता था, या सामूहिक भोजन करते थे, एक जगह बैठकर सभी एक साथ में भोजन करने की जो परंपरा है वो यहाँ से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे एक ही घर के अंदर मिलते हैं। भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जो हमें यह दर्शाता है कि यहाँ पर तांबे को गलाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां लगाई गई होंगी और यहाँ पर तांबे को गलाने का कार्य किया गया होगा, इसलिए भट्टी नुमा जो चूल्हा है बड़ा, ये इसके अवशेष मिले हैं। काले और भूरे मृत भांड मिले हैं और इनके अंदर हाथ की सफाई और अलंकरण यहाँ पर देखने का बिल्कुल नमूना है जो देखने लायक है। काले और भूरे मृत भांडों में हाथ से अलंकृत किया गया इनको, और हाथ की सफाई यहाँ पर देखने को मिलती है। 1951 से 52 में यहाँ पर उत्खनन किया गया। कब उत्खनन किया गया? आगटपुर या आहड़ सभ्यता का 1951 से 1952 के मध्य, जहां से हमें खुदाई के अंदर क्या क्या मिले? तस्तरियां मिली। तस्तरियां होती है छोटे प्याले के समान बनाई हुई बर्तन। उसके बाद में दीपक मिले हैं, धूपदानियां मिली है, कटोरियां मिली है, मटके मिले हैं, कलश मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं यहाँ से, खिलौने और 26 किस्म के मणिये मिले हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे मोती के समान जो मणिये होते हैं ये 26 किस्म के यहाँ पर मिले हैं। 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। कितनी? 6 तांबे की मुद्राएं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तांबे की मुद्राएं, 6 तांबे की मुद्राएं और 26 किस्म के मणिये कहां से मिले? आगटपुर या आहड़ सभ्यता से। उसके बाद में 3 मुहरें मिली है। मुहरें होती थी उस शासन काल के उस राजा के नाम से लगाई जाने वाली मोहर या ठप्पा। ये 3 है जो मुहरें मिली है यहाँ पर। उसके बाद में गिलुंड और भगवानपुरा स्थल यहाँ से बनाए हुए हैं। इसी सभ्यता से इन 2 जगहों का, इन 2 स्थानों का निर्माण हुआ था, क्योंकि हो सकता है कालांतर में यहाँ पर कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आई हो, जिसके कारण से ये लोग दूसरी दिशाओं के अंदर अग्रसर हुए और अग्रसर होके गिलोंड और भगवानपुरा जो 2 स्थान है वो इसी सभ्यता के द्वारा बसाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एक एक वर्ड के ऊपर आप मुझे फोकस करना और नोट करना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो और आपका बेस है बिल्कुल मजबूत हो जाए। और यहाँ से एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। मैंने 3 या 4 क्लास ली है, आपने देखा होगा, आपने पहले का कोई भी पेपर मिलाया होगा, उसके अंदर आने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। आप लोग आज जाके देख लेना। इसके बाद में है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर का नीम का थाना के अंदर है और ये ताम्र संचयी संस्कृति का एक प्रतिरूप है। और यहाँ पर ये जो सभ्यता है ताम्र संचयी संस्कृति, इसका उद्गम या उत्पलव ये पल्लवित कहाँ पर हुई? ये राजस्थान और गंगा की जो घाटी है यहाँ पर इसका पल्लवित हुई, यहाँ पर ये फली फूली। उसके बाद में यहाँ पर उपकरण मिले जिनके अंदर बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, उसके बाद में अंगूठियां और ताम्र पिनों का निर्यात यहाँ से किया जाता था। इसके हमें अवशेष मिले हैं और ये पश्चिम और मध्य एशिया के अंदर यहाँ पर ताम्र पिनों का निर्यात किया जाता था यहाँ गणेश्वर से। और यहाँ पर ये जो तांबे के ज्यादा उपकरण मिले हैं इसका कारण ये रहा होगा कि झुंझुनू के अंदर खेतड़ी जो तांबे के विस्तृत या विशाल भंडार हैं, जो इनकी उपलब्धता और नजदीकी, इसी के कारण से ये जो ताम्र सभ्यता है ये गणेश्वर के अंदर फूली फली या यहाँ पर पनपी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन, जो एक प्रकार था हड़प्पा से पूर्व हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले। कौन से बर्तन मिले? हड़प्पा सभ्यता थी उसके पहले के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले। और दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी वाले मजबूत और विशिष्ट प्रकार के बर्तन यहाँ पर मिले। 2 प्रकार के बर्तन यहाँ पर मिले हैं गणेश्वर के अंदर। एक तो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के जो हल्के लाल रंग के पतले, और दूसरे चिकनी मिट्टी से बनाए हुए विशिष्ट प्रकार के मजबूत बर्तन। इसके बाद में है हमारा जो ये बर्तन थे, इन बर्तनों के अंदर मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन और हांडी, इस प्रकार के बर्तन हैं जो इस चिकनी मिट्टी से मजबूत विशिष्ट प्रकार के बर्तन बनाए गए थे।
इसके बाद में है हमारी जो इम्पोर्टेंट सभ्यता बेराट जयपुर के अंदर जो पुराने मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, जिसको विराटनगर के नाम से जाना जाता था। और ये जो बेराट है ये बीजे की पहाड़ी और भीम डूंगरी के ऊपर इसका विस्तृत रूप देखने को हमें मिलता है बेराट सभ्यता का। इसके बाद में यहाँ पर अशोक के 2 स्तंभ शिलालेख मिले हैं। अशोक के 2 स्तंभ शिलालेख, जो पहला है बाबरू का शिलालेख और दूसरा बेराट का शिलालेख, जो यहीं से हमें बेराट सभ्यता से ही मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। फिर कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं यहाँ पर मिली है। कितनी मुद्राएं आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। 36 चांदी की मुद्राएं एक कमरे से कौन सी सभ्यता से मिली है? बेराट सभ्यता से, जिसके अंदर 8 पंचमार्क मिली है और उसके बाद में 28 भारतीय यूनानी मुद्राओं का संग्रहण मिला है। इसके बाद में यहाँ पर खुदाई की गई, तो खुदाई के अंदर हमें स्वास्तिक और त्रिरत्न अंकित चिन्ह के बर्तन मिले हैं, जिनके घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। नाचता हुआ पक्षी का जो मूर्ति है ये कहां से मिला है? ये बेराट सभ्यता से मिला है। पत्थर की संदूक कहां से मिली है? बेराट सभ्यता से मिली है। लोहे की कीले यहां से मिली है। उसके बाद में हाथ से बना हुआ वस्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ से बना हुआ वस्त्र कहां से मिला है? बेराट से। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, जिनकी एक मोटा मोटी विस्तृत जानकारी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के अंदर यहां से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक लाइन टू लाइन समझ पा रहे हैं। मेरे साथ बने हुए इसलिए धन्यवाद। आगे भी आप बने रहें, अपने चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।